सादर प्रणाम सभी भाइयों और बहनों को। मैं आज आपके सामने आपके आगे उपस्थित इस विषय को लेकर के हूँ कि हमारा भारतीय समाज जो 4 वर्णों में 4 वर्ण जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और निचला हिस्सा शूद्र, यानी इस शरीर को ही 4 भागों में बांट करके उसको वर्ण का नाम वर्ण के उसमें विभाजित कर दिया गया। उसको वर्ण नाम दे दिया कि जो ये हिस्सा है ये हमारा ब्राह्मण है और जो हमारा ये हिस्सा है ये क्षत्रिय है भुजाओं समेत, और जो ये हिस्सा है ये हमारा वैश्य है, और इस जो निचला हिस्सा है कमर से नीचे का ये शूद्र है। समझने का प्रयास करें, मैं प्रयास करूँगा समझाने का कि जो हम यहाँ से जब काम लेते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, विवेक से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, तो वो ब्राह्मण के हिस्से में डाल दिया। और जब हम मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए छाती ठोंक कर जब संघर्ष का कार्य करते हैं, हथियार उठाते हैं, तो वो हिस्सा हमारा ये डाल दिया है क्षत्रिय वर्ग में। और जब हम इस पेट के लिए जब व्यापार करते हैं, धन कमाते हैं, तो उसको वैश्य की उसमें डाल दिया श्रेणी में कि ये वैश्य है। और इससे निचला हिस्सा जो है वो शूद्र की श्रेणी में डाल दिया कि इससे निचला हिस्सा शूद्र है। क्यों? कि वहाँ मल मूत्र का और गंध का काम है। लेकिन ये पूरा का पूरा लोड, पूरा का पूरा भार लेके चोटी सिर से और यहाँ तक का भार तो सारा शूद्र पर ही है, पैरों पर है। तो फिर हम उसको नजरअंदाज, उसको कैसे दुत्कार सकते हैं? अरे वो भी तो शरीर का हिस्सा है, उसको भी बराबर हम मान सम्मान कैसे? जैसे जब हम नहाते हैं, धोते हैं, लेके सिर से लेकर के बाजुओं से लेकर के पेट से लेकर के नीचे तक पूरा उसकी साफ सफाई हम करते हैं, हमारी एक करते हैं, चूंकि वो हमारे शरीर का हिस्सा है। ऐसे ही अगर 4 वर्णों में बांटा गया है तो वो भी तो वर्ण भी हमारे समाज का हिस्सा है, तो उसका हम अपमान कैसे कर सकते हैं? उसको हम सम्मान क्यों नहीं दे सकते हैं? बराबर का सम्मान हर हिस्से को, हर वर्ण को, हर वर्ग को संवैधानिक हिसाब से, नैतिक हिसाब से, सामाजिक हिसाब से सबको बराबर का अधिकार मिलता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसका भी सम्मान करें, इसका भी सम्मान करें, इसका भी सम्मान करें, और निचले पूरे हिस्से का सम्मान करें। तब वो पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का और पूरे 4 वर्णों का सम्मान माना जाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? आज देश के अंदर, खास तौर से भारत के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है, धार्मिक जंग, वर्ण की जंग, जातीय जंग, जो सरासर गलत और अनैतिक, असंवैधानिक, और कौन से शब्द से व्याख्या करूं, ये आपराधिक जंग है। ये अनावश्यक, अनर्गल, व्यर्थ की जंग है। जिस दिन हमारी समझ में ये बात आ जाए कि हम चाहे आज जातियों में विभाजित हैं, चाहे हम खापों में विभाजित हैं, चाहे हम वर्णों में विभाजित हैं, चाहे हम धर्मों में विभाजित हैं, लेकिन हैं तो सब हम ही। क्या फर्क पड़ता है? ये जातीय जो व्यवस्था है, अगर ये जात तक सीमित रहती, पहचान तक सीमित रहती, जात का मतलब मेरा पहचान से है, जो कुछ भाई हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि जातियां एक पहचान के लिए बनाई गई हैं, कि भाई नाई मोहल्ला यानी वो
कटिंग करने वाले नाई मोहल्ला बता दिया उनको कि उनमें चले जाओ, फलाने समाज के लोग हैं वो। तो ये पहचान तक सीमित रहती तब तो ठीक था, लेकिन ये पहचान से आगे बढ़ कर के आज उनको कूटने और दलने तक पहुंच गई है। उनको इतना नीच और नराधम समझा जाता है कि इस देश में सवर्णों द्वारा या दबंगों द्वारा दलितों का दमन हो रहा है। तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। ये पहचान उनका दलन करने के लिए, उनका दमन करने के लिए नहीं बनी। ये पहचान केवल पहचान के लिए बनी थी, ये जाति केवल पहचान के लिए बनी थी। तो बस इसको यही समझ लीजिए, अगर इससे आगे बढ़ोगे, उनको जातीय या लिंग भेद के नाम पर उनका दमन और उन पर अत्याचार होगा, तो आने वाले निकट भविष्य में ये इस देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। और उसी का परिणाम हमारे पूर्वजों ने सदियों सदियों गुलाम रह कर के भोगा है, झेला है, और वो परिणाम हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को ना भुगतना पड़े। तो इसको यहीं विराम करने की जरूरत है। जाति को पहचान बतौर पहचान तक रहने दीजिए। जाति को ऐसा मत बनाइए कि ये तो नीच हैं, ये निकम्मे हैं, ये नालायक हैं। कोई नीच निकम्मा नालायक नहीं है। अगर निकम्मे हैं तो लेके यहाँ से और वहाँ तक सब निकम्मे हैं, लेके यहाँ से और नीचे तक सब निकम्मे हैं। अरे हम सब एक ही तो हैं, एक ही शरीर के हिस्से तो हैं सारे ही। तो कैसे निकम्मा हो सकता है कोई? हमारे चरण कैसे निकम्मे हो सकते हैं? हमारे साथल, हमारे गोडे कैसे निकम्मे हो सकते हैं? मतलब ही नहीं बनता है। तो समझ लीजिए मेरे भाव को, मेरे विचार को। हम सब एक हैं और एक ही परम तत्व की उत्पत्ति हैं। कोई कहीं से आया, कहीं गया, कहीं रहा, कहीं बसा, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमारी सोच क्या है, हमारी समझ क्या है। आज हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि इस देश के अंदर जितने दुराचार, जितने अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, वो एक शिक्षा के अभाव में हो रहे हैं। बिहार में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, जितने प्रदेश इस देश के शिक्षा से वंचित रहे हैं, जो आज भी अनपढ़ की श्रेणी में गिने जाते हैं, सबसे साक्षर दर उनकी कम है, उनमें ज़्यादा अपराध इसी किस्म के हो रहे हैं। अत्याचार और दुराचार उन्हीं प्रदेशों में हो रहे हैं जिन प्रदेशों की शिक्षा लेवल गिरा हुआ है। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जाएगा, जन जन को साक्षर और उच्च शिक्षा, सामाजिक, नैतिक और मानवीय शिक्षा से परिपूर्ण नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश के अंदर ये घमासान, जातीय घमासान, धार्मिक घमासान और ऊंच नीच का घमासान, गरीबी और अमीरी का घमासान, छोटे बड़े का घमासान जारी रहेगा। दायित्व बनता है इस समाज के, इस देश के उन कर्णाधारों का जिन्होंने इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सत्ता की बागडोर अपने हाथ में संभाली हुई है, कि हम अपने भारत को, अपने भारतीय समाज को किस उसमें ढालें, किस पथ पर अग्रसर करें कि जिससे हमारे अंदर का आपसी द्वेष भाव और ये जहर खत्म हो। मेरे पीछे खड़े स्वामी विवेकानंद और मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद, स्वामी ऋषि दयानंद, स्वामी ब्रह्मानंद और भी बहुत सारे नंद देव, बहुत सारे आते हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष आते हैं जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। उन्होंने कभी जातीय संघर्ष को प्रेरणा और बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने समाज को समरसता में बांधने का प्रयास किया और उनका प्रयास कुछ सफल हुआ, कुछ विफल हुआ। लेकिन विफल होने का कारण इस देश के अंदर जो घटिया राजनीति, घटिया सामाजिक सोच, ये जिम्मेदार रही है और आज भी है और आगे भी यही मंशा है इनकी कि ये व्यवस्था अंधेरा कायम रहे।
अंधेरा कायम रहे और उस अंधेरे में ये चोर उचक के अपना शासन स्थापित करते रहे, अपना राज कायम रखें। तो भाइयों और बहनों, शिक्षा वो शेरनी का दूध जो पीता है वही धाड़ता है। तो मैं तो बहुत कम शिक्षित हूँ इस मामले में। आज ही मैं अपने मित्रों के साथ चर्चा कर रहा था कि जब मैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर के भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप तो 7वीं 8वीं क्या समझोगे इस देश की असली पीड़ा को, इस समाज की असली पीड़ा को। तो बोले आप ठीक कह रहे हैं इस बात को, हम तो बस यहीं तक सीमित हैं। हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, इस देश में और समाज में क्या हो रहा है, ऊपर के स्तर पर वो किसी को नहीं पता है। देश की दुर्गति की जिम्मेवार देश की राजनीति और समाज की जो कर्णाधार हैं, ये सरासर जिम्मेदार हैं। समाज, जनता जिम्मेदार नहीं, जनता के ऊपर शासक जिम्मेदार हैं, प्रशासक जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे हैं। जब पढ़े लिखे लोगों की नीति भी यही हो जाए, समझदार कर्णाधारों की नीति जब यही हो जाए, तो जनता की क्या औकात है, जनता की क्या बिसात है, क्या कर सकती है? वो तो सिर्फ झेल सकती है और इससे फालतू कुछ नहीं कर सकती। तो भाइयों और बहनों, आज मैंने आपको अपने विचारों से स्पष्ट अवगत कराया है कि जब तक इस समाज के अंदर, भारत के अंदर यही सिस्टम जहाँ लागू रहेगा, तो देश ऐसे ही लुटता पिटता कुटता रहेगा। ये कभी भी फॉरवर्ड, जिसको आज सरकार ढोड़ा पीट रही है कि 2047 में हम एक विकसित राष्ट्र बना देंगे, ये नहीं हो सकता। इसको वीटो पावर की जो सरकार की मंशा है, वो यूएनओ नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर वो गुण नहीं, वो इसके अंदर काबिलियत नहीं। अगर देश के अंदर ये भ्रष्टाचार नहीं होता, देश के अंदर ये दुराचार, अत्याचार और ये नहीं होता, तस्करी नहीं होती, तस्कर जो ऊपर बैठे हुए हैं वो इस देश को छल रहे हैं, लूट रहे हैं और हमें एक वैसा आईना दिखा रहे हैं जिसमें सरासर सब कुछ गंद भरा पड़ा है। कहने के लिए स्वच्छ दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो गंदे हैं और इस समाज को भी गंदा उन्होंने ही किया है। समाज जिम्मेदार नहीं है, इस देश की सत्ताएं जिम्मेदार हैं इस काम के लिए। समाज की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? जैसे एक परिवार का जो मुखिया होता है, पेरेंट्स जो होते हैं, उस परिवार के लिए वो जिम्मेदार होते हैं, अपनी संतानों को संस्कार देने के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। ऐसे ही भारत सरकार इस देश की माता पिता है, समाज के अग्रणी धार्मिक गुरु इस समाज के अग्रणी हैं, वो पेरेंट्स में आते हैं, पेरेंट्स की श्रेणी में आते हैं। जब उनका ही कैरेक्टर, उनका ही चरित्र गिरा हुआ होगा, तो वो अपनी संतान से क्या अच्छे चरित्र की उम्मीद कर सकते हैं? तो ज़्यादा क्या कहूँ, बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन मेरे थोड़े से में ही आप समझने का प्रयास करना और समझने का प्रयास करना कि मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अब विराम लूँगा अपनी वाणी को, और आपसे निवेदन करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि शिक्षा को बचाइए, स्वास्थ्य को बचाइए, रोजगार को बचाइए और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को आगे बुलंद कीजिए। तब इस राष्ट्र का और समाज का कल्याण और उत्थान संभव है। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत सादर नमस्कार। आपने मुझे सुना, झेला, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।